कितने निकल के आते हैं ये देखना होगा। दोपहर के वक्त हालांकि 6 बजे शाम तक वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जितने ज्यादा कई लोगों से बात कर रहा था तो कहना था उन लोगों का कि सुबह सुबह हम आकर चले जा रहे हैं क्योंकि दिन में वोटिंग के लिए आना मुश्किल होगा। व्यवस्था की जहां तक बात है, यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ है, उसी में महिला और पुरुष दोनों डाल रहे हैं और सिर्फ एक ही ईवीएम है। क्योंकि ईवीएम पर सबका जो ध्यान है, अब मेरा ध्यान भी ज्यादा केंद्रित हो गया था ईवीएम पे कि ईवीएम किस ढंग से काम कर रही है और कौन कौन से लोग हैं। अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी बूथ के अंदर और बाहर भी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन एक उदासी छाई हुई दिखाई दे रही है। और ईवीएम पे आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी देर बाद, अभी से 2-3 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम फैसला आने वाला है जो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लगातार चर्चा होती रही, बहस होती रही सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज फैसला आएगा। तो चुनाव की घड़ी, साथ साथ ईवीएम वीवीपैट पे फैसला और वीवीपैट के काले जो शीशे हैं उस काले शीशे को सफेद करने की बात भी होती रही है। जो पर्ची है वो पर्ची हाथ में दी जाए वो बात भी होती रही है। इन सब पे क्या फैसला आता है आज दिन में वो देखा जाएगा, लेकिन चुनाव में वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है जो उत्साह अभी से कुछ साल पहले जो पिछले कई सारे चुनाव हुए उसमें दिखाई देते थे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आलम है, बाहर एक बूथ है और ये बूथ पे ज्यादा लोग भी नहीं हैं, ये पर्ची के लिए ये बूथ है और बाहर मोबाइल रख करके ही अंदर जाना होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो प्राउड वोटर का लगा हुआ है ये भी अंदर ही था, बाद में बाहर आया है। क्योंकि जब आप अंदर ही रखेंगे और मोबाइल लेके जाने नहीं देंगे तो फिर कौन यहाँ पर अपनी फोटो खिंचवाएगा। देखिए ये आ भी रहा है, ये देखिए ये इसको लाया जा रहा है ना। तो यही यहाँ जब मोबाइल अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं तो ये तस्वीर, ये सेल्फी आप कहाँ से लेंगे। ये अंदर रखा हुआ था, इसको अभी बाहर लाया गया है और मैं भी जरा आकर के यहाँ से आपके सामने आता हूँ। देखिए ये एक प्राउड महसूस होता है लोगों को कि हाँ मैंने वोट डाला और ऐसी तस्वीर हमने ली, अपने अलग अलग सोशल मीडिया में डालते हैं लोग, तो ये एक अलग तस्वीर बनती है और साल में 5 साल में एक बार ऐसी तस्वीर आप बना पाते हैं। लेकिन ये अंदर था, इसको बाहर लाया गया है स्पेशली क्योंकि मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते इसलिए। तो ये है, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग बाहर निकल के आएंगे। शहर में आप जानते हैं लेट तक सोते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, लेकिन मौसम और गर्मी की मार और हालांकि 1-2 चीजें और भी हैं, फूल की व्यवस्था है और एक कलियां एक वो दिए जा रहे हैं, गुलाब के फूल जो हैं वो दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो सब देखिए मोदी आएगा के नारे लग रहे हैं। तो ये शहर का माहौल है और शहर के माहौल में और आएगा तो मोदी, देखिए आएगा तो मोदी, एक उत्साह है जो भी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोट डालने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अपने मतों का प्रयोग तो कर रहे हैं, इस्तेमाल तो कर रहे हैं। कौन आएगा कौन जाएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं। थोड़ा उत्साह अगर किसी एक में भी दिखाई देता है तो अच्छी बात है। आज इस लोक पर्व में इससे ज्यादा और क्या चीज की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप इतनी उम्मीद तो करेंगे कि जो लोग घरों में चादर तान के सोते हैं वो कम से कम आज निकल के वोट तो डाल रहे हैं, और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो लोग निकल रहे हैं। गांव में तो लाइनें आप देखते हैं, गांव के लोगों में जो उत्साह रहता है वो बिल्कुल इसको एक पर्व की तरह मनाते हैं। लेकिन शहर के लोग थोड़ा इसको, और उसमें भी दिल्ली आसपास के लोग, और शुक्रवार का दिन है, निकल लेते हैं नैनीताल और कहीं और उधर हिमाचल, और वो अपने वोट को नहीं डालते। लेकिन यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, आ रहे हैं और अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन संख्या बहुत कम है बुशरा, ये मैं बताऊं आपको। लोगों में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। जो एक तबका है जो वोकल है, जैसे अभी आपने सुना, ऐसा तबका बाहर निकल के आता है। और लेकिन इस तबके में भी जो पहला जो पार्ट था, फर्स्ट फेज में जैसे हमने देखा कि बीजेपी के सपोर्टर नहीं निकले, ये लगातार खबर चल रही थी। तो इस बार देखते हैं सेकेंड फेज में क्या कुछ होता है। लेकिन मजेदार है ये सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज में बीजेपी
के पास जैसे अपने स्क्रीन पे भी आ रहा है कि 50 सीटें थी, 88 में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में थी और 17 सीटें मात्र कांग्रेस के खाते में थी, अदर्स के खाते में। स्क्रीन के पे ही ऊपर देख रहा हूं 21 सीटें अदर्स के खाते में थी। क्या ये पलटने वाला है, क्या कुछ होगा, ये तो समय के गर्त में है। 4 जून को सबका पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो वोटिंग की बात है, वोटिंग परसेंटेज की बात है, शाम को पता चल सकता है। लेकिन आसपास सोसाइटी है और सोसाइटी के लोग किस ढंग के हैं और कितने निकलते हैं, ये आपको पता ही है। मात्र एक बूथ दिखाई दे रहा है, इस बूथ पे भी आना चाहूंगा जरा और लेके चलते हैं। यहाँ पर लोग पर्ची के लिए, हालांकि आजकल ऑनलाइन पर्ची लोग लेने लगे हैं और एक हेल्प डेस्क है बीएलओ की तरफ से और इस हेल्प डेस्क पे पीछे देखिए बीएलओ हेल्प डेस्क है, मे आई हेल्प यू लिखा हुआ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी पार्टी से आप लोग नहीं है ना? इलेक्शन ऑफिस तो इलेक्शन ऑफिस से हैं, पार्टी से नहीं है। पहले जनरली हम लोग देखते थे कि 100 मीटर की दूरी पे कुछ पार्टीज के लोग भी होते थे, लेकिन यहाँ पार्टी के लोग। अच्छा, पार्टी के लोग बता रहे हैं गेट के उस साइड हैं, दूर थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन ये हेल्प डेस्क जो बनाया गया है ये इलेक्शन ऑफिस की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाया गया है और यहाँ लोग आकर अपनी पर्ची लेते हैं और वोट डालने जा रहे हैं। और लेकिन जो भीड़ भाड़ जो होती है, कई जगहों पे दिल्ली में भी देखता रहा हूं मैं, भीड़ रहती है, वो भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और बगल में आपने देखा ही एक 5 स्टार टाइप का होटल नुमा ये स्कूल है, पाथवेज स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल। और स्कूल में जो लोग आ रहे हैं वो भी 5 स्टार वाले ही हैं और एक हाई फाई और पॉश एरिया का स्कूल और पॉश एरिया के निवासी वोट देने के लिए पॉश अंदाज में ही आते हैं। पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं और लोग जो हैं लेकिन निकल के वोट डाल रहे हैं। बुशरा, आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं। बुशरा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि आज चुनाव का दिन है और उसमें भी सेकंड फेज का मतदान। और मैं मौजूद हूं, जैसा पहले बता चुका हूं, मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 100 के एक बूथ पे और यहां वोट डालने मैं खुद आया था क्योंकि यहां आसपास का ही मैं निवासी हूं और उस लिहाज से यहां वोट डालने आया। और वोटिंग के बाद आप लोगों तक मौजूद हूं। आप देखिए, मैंने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है और ये आप भी, अगर आपके एरिया में भी कहीं अगर वोट डालने आप जा रहे हैं और आज वोटिंग है तो निकलिए और अपनी बात रखिए, जाकर बटन दबाइए, वोट दीजिए। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है और इससे आप अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते हैं। इससे बड़ा दिन आपके लिए नहीं हो सकता। लगातार आप चर्चा करते हैं और जी अभी आपको, और इस बीच एक खबर ये बताई जा रही है, एक खबर बुशरा ये बताई जा रही है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या अभी 6 मिलियन हो गया है। तो बधाई देता हूं अपने उन तमाम 6 मिलियन 60 लाख हमारे दर्शक साथियों का जो हमारे चैनल पे भरोसा करते हैं और जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है। और हमारे तमाम साथी, वरिष्ठ पैनलिस्ट साथी जो अभी मौजूद हैं यहाँ पे, आप सबका भी शुक्रिया और आप सबको भी बधाई, क्योंकि आपकी भी कड़ी मेहनत के कारण हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो देखिए, एक नहीं बल्कि आज दो पर्व, एक पर्व तो पूरा लोक पर्व पूरा देश मना रहा है और दूसरा पर्व हमारे लिए है सबसे बड़ा, इसलिए क्योंकि यहाँ हम 6 मिलियन के उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। बुशरा, कुछ आप जोड़ रही थी? जी मैं यही आपको बताने वाली थी कि रिजल्ट तो 4 जून को आएगा कि किसकी बनेगी सरकार, लेकिन हमारे लिए आज बड़ा दिन है, डीबी लाइव परिवार के लिए बड़ा दिन है। और डीबी लाइव परिवार का मतलब
वो तमाम लोग, वो 6 मिलियन लोग जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, 60 लाख का अब हमारा परिवार हो गया है। और ये भरोसा है, लगातार निरंतर भरोसा जो आपने हम पर जताया और दिखाया है, जिसको लगातार आप हमारे कार्यक्रमों को सराहते हैं, उनको देखते हैं, उनको अपना प्यार, अपना स्नेह देते हैं और लगातार उनको और दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। हम लगातार जब ग्राउंड पे होते हैं, छोटे छोटे गांव में जब हम जाते हैं, तो लोग दौड़ते हुए, भागते हुए हमारी तरफ आते हैं और कहते हैं डीबी लाइव, हम आपका ही चैनल देखते हैं, क्योंकि आप सबसे सच्ची, सही और सटीक खबर दिखाते हैं। और ये भरोसा जनता का, आप सबका हमारे ऊपर है और हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो राजीव जी, आपके लिए भी ये एक दो खुशखबरी कह सकते हैं। तो आपने वोट डाल दिया है, तो उसकी मुबारकबाद, और दूसरी मुबारकबाद कि 6 मिलियन का परिवार हमारा हो गया है। तो जाहिर सी बात है, इसकी भी बहुत ज्यादा खुशी हम सबको है और इसका सेलिब्रेशन हम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे साथ और तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं और श्रवण जी को और सुनील जी को निकलना है, मैं राजीव जी आपके पास आ रही हूँ। और इससे पहले मैं जी तो इससे पहले मैं श्रवण दत्त जी आपके पास में आना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से आपने देखा कि राजीव जी जहां मौजूद हैं, नोएडा की वो सोसाइटीज जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, जहां की ऊंची ऊंची गगन चुम्बी जो है वो इमारतें हैं, वहां के लोग जब जमीन पर उतरते हैं तो शायद वो कभी कभी उतरते हैं और इसीलिए जमीनी हकीकत से उस तरह से उनकी वाबस्तगी नहीं है। इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? और जो आगे जो पहले फेज और दूसरे फेज का हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं, और इस तरह के जो बड़े शहरों के जो शहरी वोटर हैं, ये अमूमन माना जाता है कि वो बीजेपी की तरफ होते हैं, क्योंकि शायद वो सच्चाई से थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन अभी भी क्या आपको स्थिति वैसी ही लगती है, या आपको लग रहा है कि उनकी आंखों से भी कुछ पर्दा उठ रहा है? नहीं, मैं एक तो आपका सवाल समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं। मतलब ये इस बार जो आंखों से पर्दा है बहुत लोगों के सामने से उतरने वाला है। मतलब ये जो बड़े बड़े इलाकों में रहते हैं सिर्फ उनका ही नहीं उतरने वाला है, ये पूरे देश की आंखों से पर्दा उतरने वाला है। एक नकली आंखें लगाकर देश एक ऐसे नेता को देख रहा था जो अभिनेता की छवि में था, उसके मेकअप में था। उसका मेकअप जब आप उतार देते हैं, जैसे फिल्म के सितारों का जब मेकअप उतर जाता है तो वो किस तरह के दिखते हैं, आप उनको पता नहीं कर सकते कि ये वही फिल्म सितारे हैं जिनको हम देख रहे थे। वो बहुत ही अपने ऑर्डिनरी स्वरूप में नजर आते हैं। एक जो चीज देश को ध्यान रखना चाहिए, इस चुनाव में ऑब्जर्व करना चाहिए, वो 3 चीजें ऑब्जर्व करना चाहिए। पहली चीज तो यह कि मोदी जी इतने कमजोर हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जैसे इतने पुराने, जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बना और उसके पहले जनसंघ थी, जिन बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को यहां तक खड़ा किया, उसका क्या होगा? अटल जी के समय में 20 ही उन लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व संभालने को तैयार थे, जो उनकी जगह ले सकते थे। अटल जी खुद लोगों को आगे बढ़ाते थे, वो मान के चलते थे कि आडवाणी जी उनके बाद नेता होंगे। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर और खत्म कर दिया है कि लोगों के सामने परेशानी, चिंता हो सकती है कि बीजेपी का क्या होगा। दूसरी चीज जो देखने की है इस चुनाव में कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी शिवसेना, और वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता के साथ खड़ी है जो राहुल गांधी जिसका नाम है। और वो कट्टर हिंदुत्व वाली जो पार्टी है वो सिर्फ राहुल के घोषणा पत्र के साथ खड़ी है, वो बीजेपी के खिलाफ भी खड़ी है। तो शिवसेना को अगर महाराष्ट्र की स्वीकृति मिलती है तो उसको किस चीज की स्वीकृति माना जाएगा, ये देखने की बात होगी कि ये जो स्वीकृति है वो
जो सर्वेज में निकल कर आ रही है कि लोगों को अब हिंदुत्व की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है, बेरोजगारी कम करने की जरूरत है, भ्रष्टाचार खत्म करने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो देखने की है वो ये है कि ये जो अपोजिशन की यूनिटी है ये अब टूटने वाली नहीं है, ये पक्की हो गई है। जो लोग ट्रेन में बैठ गए वो बैठ गए, जो लोग ट्रेन में नहीं बैठे वो नहीं बैठे, जो लोग कांग्रेस से चले गए वो चले गए, जो लोग राहुल गांधी के साथ यात्रा में चले हैं वो हैं। ये जो तीन चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पाएंगे कि ये चुनाव जो है, देश का जो असली चुनाव है वो 4 जून के बाद शुरू होने वाला है। ये अभी शुरू नहीं, ये तो मतदान हो रहा है। जो क्राइसिस 4 जून के बाद देश में आने वाली है वो बड़ी क्राइसिस होने वाली है। हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये परिणामों के साथ चीजें खत्म नहीं होने वाली है कि रिजल्ट आ गया, आपने कहा 4 जून को पता चल जाएगा जी। 4 जून को ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी आगे क्या करने वाले हैं। 4 जून को और कुछ चीज पता नहीं चलेगी हमको। हमारा 4 जून एक लंबा 4 जून बनने वाला है, देश का 4 जून एक लंबा 4 जून बनने वाला है। तो इस देश के नागरिकों को जो इस बहस को सुन रहे हैं उनको लोकतंत्र और संविधान के बारे में तय करना है कि जब संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, और ये सरकार अगर चाहती है कि लोग इसी तरह मुफ्त के अनाज पर जिंदा रहें तो फिर फैसला अलग होगा। लोग अगर चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े होना है, उनके बच्चों का भविष्य बनना है, एक आजाद देश का नागरिक बनना है, जिनके पास पैसा है, जो हवाई जहाज में जा सकते हैं, वो सब देश छोड़ के जा रहे हैं। हर साल 2-3 लाख 4 लाख लोग जा रहे हैं, अपनी नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं, देश की पासपोर्ट सरेंडर करके जा रहे हैं। और जो पढ़े लिखे लोग जा नहीं सकते वो क्या करेंगे? उनको यहीं रहना है, वो क्या करेंगे? उनको इस सरकार को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मौका है बहुत बड़ा मौका है। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के पास 50 सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 17 हैं। ये 17 सीटें सिर्फ केरल की हैं जो इस बार मिलेंगी, फिर से मिलेंगी। पर इन 50 सीटों में जब सेंध लगेगी देश की तो हुकूमत बदल जाएगी, और वो सेंध लगना बहुत जरूरी है आज के चुनाव में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल श्रवण जी, और जाहिर सी बात है इसीलिए सबकी निगाहें ये बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है, इसको असाधारण चुनाव कहा जा रहा है। और इस बीच राहुल गांधी का ट्वीट आया है, कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और आज उनका ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे इस ऐतिहासिक चुनाव का दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आज घर से बाहर निकले और संविधान का सिपाही बनकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करे। वोट फॉर इंडिया हैशटैग के साथ ये राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। और जाहिर सी बात है ये ट्वीट महत्वपूर्ण है। लगातार इसी तरह की बातें राहुल गांधी करते रहे हैं। सबसे पहले वो बात लोकतंत्र और संविधान को बचाने की करते हैं। मैं इससे पहले दोनों मेहमानों के पास आऊँ, एक सवाल में शिवन जी आपसे और सुनील जी आप दोनों से ही मैं लूंगी, और फिर दीपक जी के पास, मैं राजीव जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। राजीव जी, राहुल गांधी का ये ट्वीट और कल का उनका वो वीडियो जो हमने देखा जहां पर उन्होंने अपील की है, जिसको लाखों लोगों ने देखा है, अब कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्या वाकई में लोगों के जहन तक ये बात घर कर रही है कि ये
चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है? क्या लोग बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? इसलिए जो एक प्रचंड लहर जैसे कहा जाता है वो नहीं देखने के लिए मिल रही है, लेकिन एक अंडर करंट जरूर है। जब आप लोगों से बात करें तो पता चलता है कि उनके मुद्दे क्या हैं और वो किन पर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल बुशरा, आप तो खुद ग्राउंड पे रही हैं और आपने देखा है कि लोग जो हैं जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, अभी गर्ग साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और जिनको इस देश की चिंता है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि अब इस निजाम को कब तक। तो इसीलिए ये जरूरत है, और अंडर करंट की बात जो आप कह रही हैं वो दिखाई देता है साफ साफ। कल आपने देखा कि अपने ही चैनल पर मैंने ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इंटरव्यू लिया था, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, और उसमें उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो उस इंटरव्यू में कही हैं, तो उनको भी आप देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा भी बात करते हैं लोगों से, तो साफ साफ समझ में आता है कि एक अंडर करंट है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, एक महिला आई, बोली आएगा तो मोदी ही। ये वोकल हैं और ये इस बार इन चीजों को मिस कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, जो आप लगातार हमेशा देखें, इसी बूथ पे मैं देख रहा हूं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो वोकल हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और दूर से एक आवाज ये भी आ रही थी कि चलो अरे पहले में पिछड़ गए हैं, दूसरे में थोड़ा आगे बढ़ना है। तो ये एक मैसेज जा चुका है, और ये बहुत एक ऐसा मैसेज है जो आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन की तरफ ले जाता है। ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ। आप देखिए, जहां भी फर्स्ट फेज, उसके बाद सेकंड फेज, अभी आज सेकंड फेज की शुरुआत हुई है। सेकंड फेज में चलिए, ये नोएडा का सेक्टर 100 का ये एक बूथ है, लेकिन नोएडा के अलग अलग गांवों में जाइए आप, फिर गाजियाबाद, और ऐसे इधर आप दूसरी तरफ जाइए तो आपको साफ समझ में आएगा, दिखाई देगा। और आपने तो चारों तरफ देखा है, आपने देखा है उधर भी अलीगढ़ आप कल थी, उसके अलावा आपने गाजियाबाद से लेकर उधर अमरोहा तक का हर सीट पे आपने खुद जाकर लोगों से बातचीत की है, ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का जो ट्वीट है, या राहुल गांधी का जो कल का जो आपने देखा वीडियो, वो एक दूसरे अंदाज का वीडियो था। अभी तक राहुल गांधी उससे एक दिन पहले तक एक अग्रेसिव मोड में भाषण देते हुए चुनावी मंच से दिखाई दे रहे थे, लेकिन कल बहुत शांत चित्त वो अपनी बात रख रहे थे, लोगों के बीच अपने पैगाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले फेज से लेकर दूसरा फेज आते आते उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो जो बातें कर रहे थे, उनकी बातों को गौर से देखिए। वो कहीं ना कहीं उन बातों में, कल नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, बीजेपी के अध्यक्ष को उन्होंने चिट्ठी, नोटिस जारी की है। हालांकि ये चिट्ठी उधर कांग्रेस के अध्यक्ष को भी जारी की गई है, दोनों तरफ जारी की गई है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा हो, और चुनाव में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पे इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप वोट मांगेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसकी धारा 123 का उल्लंघन है। और वो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर आ रहे थे, हर मंच से नजर आ रहे थे। पूरी दुनिया के अखबारों को आप देखिए, सारे अखबार एडिटोरियल तक सब भर्त्सना कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये चुनाव हो किस दिशा में, जा किस दिशा में रहा। पहला फेज आपने अभी पार किया है, और अभी आपको 6 फेज अभी और भी आपको करवाना है। उससे पहले अगर देश का प्रधानमंत्री इस ढंग की बातें, अगर इस ढंग के भाषण वो देंगे, तो इस पर नजरें टिकी हैं। आपने ये भी देखा कि इसी हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलियन एक पत्रकार को वीजा नहीं दिया गया, वो लंबे समय तक थी और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उनको वापस जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की वो पत्रकार। तो पूरी दुनिया में पत्रकारिता को लेकर भी चिंता जाहिर हो रही है, मीडिया को लेकर हिंदुस्तान में चिंता जाहिर हो रही है। और ये सब क्या, इसका असर इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा? ये सोचना होगा सत्तारूढ़ दल को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन किधर जा रहा है, किधर आ रहा है। बात यह है कि जो चीजें चल रही हैं उस पर लोगों का, जनता का ध्यान है। हमारी बातें जो हैं ये जन जन तक पहुंच रही हैं, वो भी सोचने के लिए मजबूर है। वोकल हैं, बीजेपी के लोग वोकल रहते हैं, हमेशा रहे हैं। अभी भी कुछ भगवा कपड़े पहने हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं, खूब कुछ आएगा तो मोदी ही की बातें हो रही हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद जो गर्ग साहब बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जिस तरफ उनका इशारा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उस तरफ इशारा है जहां 4 जून के बाद ये देखना होगा कि ये देश क्या एक नई
दिशा में जाता है या एक यहाँ नई क्राइसिस यहाँ उत्पन्न होती है, बहुत कुछ। लेकिन ये 6 फेज और इस 6 फेज में जो 50 सीटें जो पहले ये दूसरे फेज में 50 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में थी, 17 सीटें कांग्रेस के खाते में है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये 17 की 17 सीटें वहां की हैं, केरल की हैं। ये 17 सीटें क्या इसमें और इजाफा इंडिया गठबंधन कर पाएगा? तो ये बहुत कुछ इन सब के बीच बूथों में क्या चल रहा है, लोग जो हैं अभी भी लोगों के आने का क्रम वैसे ही बना हुआ है, एक धीमी गति है। लोगों में जो उत्साह चुनाव को लेकर होना चाहिए वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे अलग अलग बूथों पे जो और भी हमारे संवाददाता हैं उनसे भी अभी थोड़ी देर पहले मैं जब बात कर रहा था तो उनका भी कहना था कि वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा लोगों में। गांव में उत्साह जरूर है, गांव का उत्साह किस तरफ है, और उसके अलावा जाति धर्म के बाद के बीच जो भेद करने की कोशिश जो भाषणों में दिखाई दे रही है, देता रहा है, वो अब धरातल पे और खासकर लोग कुछ बटे हुए लोग। आप भी गई थी बुशरा मेरठ के जो ठाकुरों का एरिया है वहां के क्षेत्रीय लोगों से आपने बात की, महासभा उन्होंने की है, वोट देने नहीं जा रहे हैं लोग और वो ये परमानेंट वोटर्स थे। कई लोगों का कहना है कि हमको इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कमल के अलावा हमने किसी और को वोट दिया ही नहीं। ये सारी बातें आपके साथ चर्चा में हुई हैं, तो ये सब है। और इसके साथ साथ ये साफ समझ में आ रहा है कि ये चुनाव उसी दिशा में, उसी ढंग से, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जैसा फर्स्ट फेज में हुआ था। बुशरा जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये उसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और यही बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा चिंता का विषय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उसकी लगातार उसका स्ट्रगल ये है कि कैसे जो उसका ट्रेडिशनल वोटर रहा है उसको पहली बात वो अपने उन्हीं मुद्दों में उनको उलझा कर रख सके, और दूसरी बात जब वो उलझाने में वो एक तरह से सफल हो जाए तो कैसे फिर उनको वो वोटिंग करने के लिए वो वोटिंग बूथ तक लेकर आए। लगातार आप ये देखते रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी मेरा वो बूथ सबसे मजबूत इस तरह के कार्यक्रम वो करती रही है। खुद प्रधानमंत्री अमित शाह इस तरह के कार्यक्रमों में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार उनका मोराल जो है वो बूस्ट करती रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो वोटर्स हैं उनको बूथ तक लेकर आए, और ना सिर्फ बूथ तक लेकर आए बल्कि अपने पक्ष में माहौल बनाकर वोट करवा सके। लेकिन इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा जो है वो पूरी तरीके से उसके खिलाफ चलती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है उन पॉकेट्स में जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट मांगना जाता है। जो वोटिंग परसेंटेज हम ज्यादा देख रहे हैं वो शहरी नहीं बल्कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें देखने के लिए मिल रही है। अभी आप राजीव जी को सुन रहे थे, वो नोएडा के पॉश इलाके में मौजूद थे जहां उन्होंने खुद वोट किया और वो वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अभी 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं जब से वोटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। 7 बजे शुरू हो जाता है और 6 बजे तक चलेगा, लेकिन आप ये देखिए कि अभी उस तरह की कतारें वहां पर देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। अमूमन जो शहरी वोटर होता है वो खासतौर पर वीकेंड है क्योंकि फ्राइडे है, आज फ्राइडे वोटिंग हो रही है। पिछली बार भी फ्राइडे थी और सैटरडे संडे अक्सर लोगों की छुट्टी होती है तो लोग छुट्टियां मनाने भी चले जाते हैं। लेकिन हमारी आपसे अपील ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। 5 साल में आपको ये मौका मिलता है, आपको ये मौका संविधान देता है, ये लोकतांत्रिक निजाम है और इस निजाम में ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने घरों से बाहर निकलें ज्यादा से ज्यादा तादाद में, अपने आलस को छोड़ें, अपने बिस्तर को छोड़ें और घर से निकलें। अभी हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट लगातार जो अपनी बातों को रख रहे हैं, और उसके साथ साथ दीपक पासपोर्ट जी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी लगातार मौजूद हैं। चूंकि सुनील जी हमारे सामने है कि पिछली बार की स्थिति क्या रही थी और अभी की स्थिति क्या है वो सबकी समझ में आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ जो शहरी वोटर है वो भी बहुत जागरूक हुआ है? क्या उसमें भी एक बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव है, शहरी वोटर में भी बदलाव है। और जो राजीव जी बात कर रहे थे कि पॉश लोकेलिटी के लोगों में बीजेपी को लेकर के एक आग्रह है, ठीक है, उस किसी भी व्यक्ति के मन में बीजेपी के प्रति आग्रह है जिसको रोजी रोटी की चिंता नहीं है, जिसके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार है, उनके लिए बेरोजगार का सवाल नहीं है तो उसको बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है।
जिन जिन लोगों के मन में जिनके जीवन शैली में महंगाई कोई स्थान नहीं रखती, उनको बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। वह हिंदुत्व को लेकर के जो आप अपने जीवन जीने को जब बेहतर कर लेते हैं, आपका संसाधन बेहतर हो जाते हैं, तो अन्य चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको लगेगा कि धर्म के प्रति मेरा एकाग्र होना चाहिए, आपको लगेगा कि राष्ट्रीयता के प्रति हमारा एकाग्र होना चाहिए, आपको ये लगेगा कि अपने धर्म को लेकर के हमारे अंदर गौरव भाव होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके मन में आती हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि आपका जीविकोपार्जन महत्वपूर्ण है या धार्मिक अनुसरण महत्वपूर्ण है, धार्मिक गौरव महत्वपूर्ण है। जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है या यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने धर्म पे गौरव करें। हर व्यक्ति को अपने धर्म पे गर्व होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके मन में उस धर्म में रहे भी और उस धर्म को लेकर के उसके मन में गौरव का भान ना हो, लेकिन वो प्राथमिकता हो जाए, ये संभव नहीं है। हमारे ये जो जिन पोस्ट लोकेलिटी की बात राजीव जी कर रहे थे, वह स्वाभाविक सी बात है कि उनके सामने ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। उनके सामने 100 लीटर रुपए अगर पेट्रोल मिल रहा है तो उनकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है ये, क्योंकि वो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने की स्थिति में है। इनके लिए विषय गौड़ है, तो वो बोलेंगे, इन चीज़ों को बोलते रहेंगे। उनको व्यक्तिगत आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, ने जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है उससे कोई मतलब नहीं है। वो उनकी अपनी एक दुनिया, उस दुनिया में मगन है, इसलिए उनके ऊपर सवाल नहीं, उनके मन में जहन में ये सवाल आते ही नहीं है। वो अलग दूसरी चीज, तथ्यों से ही परिचित नहीं होना चाहते। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो जानकारियां मिलती हैं उनको कभी वो वेरीफाई करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं कि ठीक है, यही होगा, जो चला दिया जाए, जो IT सेल चला दे उसी में मगन है। उनको इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है उस बात की तुलना भी नहीं करते कि आज से 5 साल पहले उनका रहन कैसा था और आज कैसा हो गया। वो कहते ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं। तो वो मैं इसको बहुत अप्रत्याशित नहीं मानता। यह समाज के सरोकारों से कटे हुए लोग हैं, ठीक है, और उनकी निजी आज़ादी का सम्मान किया जाना चाहिए। वो अगर कहीं भी हैं और किसी के साथ हैं, किसी दल विशेष के साथ हैं, उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन वह देश की आवाज़ नहीं है, वह देश की प्रवृत्ति के द्योतक नहीं है, देश के लोगों के मन में चल रही भावनाओं के प्रतीक नहीं है। प्रतीक वो लोग हैं जो जीवन से जुड़े हुए सवालों को लेकर गंभीर है। जो राहुल गांधी ने कहा कि कतिपय अरबपतियों, करोड़पतियों के साथ आप रहेंगे या आम व्यक्ति के जो अभिलाषाएं, अपेक्षाएं, सपने हैं उनके साथ आप रहेंगे। और क्या आम व्यक्ति की अभिलाषाएं, अपेक्षाएं, सपने आपको पिछले 10 सालों में पूरी होती हुई दिखी? क्या बेरोजगारी की दर बढ़ती नहीं चली गई? क्या बेरोजगारी को लेकर के सरकार कहीं भी आपको गंभीर दिखाई पड़ी? और अगर बेरोजगारी को लेकर गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है तो आम मतदाता कैसे आपके प्रति आकर्षित हो सकता है? अग्निवीर को लेकर के उसके मन में चिंता होगी जो सेना में जाने के लिए वह उसको एक रोजगार मानता है और एक अपनी प्रतिबद्धता मानता है। अनिश्चितता की स्थिति में आपका कमिटमेंट कैसे हो सकता है? लेकिन उसको लेकर के लोग गंभीर हैं। ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी जिनको आपने कहा इमारतों में रहने वाले लोगों के सामने यह विषय ही नहीं है। तो जो सवाल है किसानों के सामने, अगर सवाल है कि हमारी उपज का बेहतर कीमत हमको मिल जाए, उससे ये पोस्ट लोकेलिटी में रहने वाले लोग कैसे प्रभावित होते हैं? उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सवाल यही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। गौतम बुद्ध नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी कि हार लेगी, सवाल ये नहीं है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, क्या मेरठ की सीट पे उसको सफलता मिल पाएगी? क्या अमरोहा की सीट वो छीन पाएगी? क्या अलीगढ़ की सीट को बरकरार रख पाएगी? क्या बुलंदशहर और बागपत की सीट को बरकरार रख पाएगी? बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि हालात बदले हैं, विमर्श बदले हैं। वो नैरेटिव नहीं चल पा रहा है जिस नैरेटिव के बीते 2014-2019 में लोगों ने जन समर्थन दिया था। वो एकत्रित हुए थे, बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए थे।
क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि आप अच्छे दिन लाएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि आप 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। ये तथ्य है कि सरकारी नौकरियों से आप बेरोजगारी की स्थिति दूर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या दूर करते हुए दिखाई तो पड़े, आप पहल करते हुए दिखाई पड़े। ये लगे कि बेरोजगारी आप इस देश में जो बेरोजगारी है युवाओं के में, उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ये करते हुए दिखाई पड़ेंगे और आप इसको लेकर गंभीर नहीं है, तो कैसे आपको स्वीकार कर लिया जाएगा? ये लोगों के जिससे जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको लेकर के आप गंभीर हैं। महंगाई आप कह सकते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजहों से महंगाई हो जाती है, आप एक बहस चला सकते हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, तो क्या उसका लाभ आपने पहुंचने दिया आम आदमी को? क्या आप अपने उन नीतियों में संशोधन करते हुए दिखाई पड़े जिससे जो कीमतें हैं वो कम हो और उसका लाभ आम आदमी को मिले? कौन सी राहत आपने देने की कोशिश की, सिवाय इसके कि एक आर्टिफिशियल माहौल आपने बनाया? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं कि हमने धारा 370 खत्म कर दी। अरे साहब, 370 आपने खत्म कर दी, उससे आम व्यक्ति के जीवन में क्या तब्दीलियां आई? कौन से गुणात्मक परिवर्तन आए? राम मंदिर बनाने का हमने जो वादा था हमने पूरा कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन राम मंदिर के बन जाने से जो दूसरे सवाल थे जीवन के, वो पूरे हो गए, उनका समाधान हो गया। लोगों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन आया? और अगर नहीं आया तो फिर उस मंदिर के निर्माण से कोई जोश तो आ नहीं सकता आपके मन में? वह लोगों को कंसोलिडेट तो नहीं कर सकता, एकत्रित तो नहीं कर सकता? क्या समुदायों को बांट करके आप लोगों का जन समर्थन हासिल कर सकते हैं? समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अशांति के साथ, संघर्ष के साथ, तनाव के साथ, मतभेदों के साथ जीना चाहता हो? ये बड़े सवाल है। और अगर संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, निजी स्वतंत्रता के प्रति अगर आपका आग्रह नहीं है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आम व्यक्ति ऐसी ताकतों के साथ नहीं खड़ा हो सकता और वो चीजें सिमटती हुई दिखाई पड़े। अगर आप राजनीतिक दलों को कामकाज करने नहीं देंगे, निर्वाचित सरकारों को कामकाज करने नहीं देंगे, तो फिर कैसे चलेगा? कौन स्वीकार करेगा आप? तो एक वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो राजीव जी कर रहे थे, एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका समर्थक है और इसको सभी स्वीकार कर रहे हैं। वो वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके सामने आर्थिक चुनौतियां नहीं है, अपनी आर्थिक सुविधाओं को लेकर के उसके मन में कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, वो ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? जो सरकार करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की राहत पूंजीपतियों को देने के लिए तैयार हो और कुछ हजार करोड़ रुपए किसानों को देने के लिए न तैयार हो, उस ऐसी सरकार के साथ, ऐसे राजनीतिक दल के साथ आम आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? ये संभव है क्या? यह कहा जाता है कि यह कृषि प्रधान देश है, मतलब किसानों का देश है, और किसानों को उसके सशक्तिकरण की बात नहीं करने के लिए तैयार है। कृषि के काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं, जो उपकरण हैं, वो सुविधाजनक तरीके से कम कीमत पर किसानों को मिल जाए, इसके पहल करते हुए आपने दिखाई पड़ेंगे। अब राष्ट्रीय एकता का और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की बात प्रमुखता के साथ कही गई थी, हमको भी गर्व होना चाहिए, हमें गर्व है भी। लेकिन जब यह बात सामने आएगी कि देश की सीमा पर कहाँ कहाँ किस किस तरह का हस्तक्षेप हो रहे हैं और उस बहस को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे, लोगों को विश्वास में आप नहीं लेंगे, अगर लद्दाख में सोनम वांगचुक जैसा आदमी अनशन करेगा और आप उसके प्रति संवेदनहीन बने रहेंगे, तो क्या इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? कहाँ संभव है? अगर अपने ही देश में हजारों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाए बिना किसी कारण के, मणिपुर के प्रति आप संवेदनशील नहीं होंगे तो इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। और अगर आज नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उन घटनाओं का असर नहीं है? इन घटनाओं से कैसे बच सकते हैं? जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा
देश की सीमाओं की सुरक्षा का अगर आप आश्वासन देते हैं तो मणिपुर की घटना की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं आप? कैसे संभव है? और अगर आप उसकी उपेक्षा करते हैं तो पूरे राष्ट्र के प्रति एक नजरिया रखने का दावा कैसे कर सकते हैं? और आपके उस दावे पे यकीन कैसे कोई कर सकता है? विभाजनकारी तौर तरीकों से आप लंबे समय तक जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते, उसका परिणाम सामने आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है और वो सब देखने के लिए ज़मीन पर मिल भी रहा है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ज़मीन पर फ़ेल होता हुआ नज़र आ रहा है और जो नैरेटिव है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे जनसभाओं में उमड़ती हुई भीड़ हो या फिर जिस तरह से खुद नरेंद्र मोदी या फिर उनके पार्टी के लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग जिस तरह के जवाब एक तरह से देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सेंटर में रखकर अपना पूरा एक चुनावी एजेंडा तैयार किया है, उससे साफ तौर पर ये बिल्कुल दिख रहा है। इसको वाज़ेह तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है 2024 के इस चुनाव में एजेंडा विपक्ष तय करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर एक तरह से जवाब देते हुए या फिर उनको कुतर्कों से टालते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे लोग नजर आ रहे हैं और ये साफ तौर पर हर सभा में और हर जगह पर नजर आ रहा है। फिलहाल की आज की हम बात करते हैं तो आज 88 सीटों पर और 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 5 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व सीएम हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं और 3 फिल्मी सितारे भी हैं। राहुल गांधी और के साथ साथ यहाँ पर शशि थरूर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला के वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इस तरह के वीवीआईपी चेहरे भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। केरला की 17 सीटें फिलहाल कांग्रेस के खाते में गई थी, जो 17 की 17 फिलहाल आप देख रहे हैं। ये 17 सीटें कांग्रेस को केरला से ही मिली थी। केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं और 20 की 20 पर आज चुनाव जो है वो हो रहा है, आज वोटिंग हो रही है। कर्नाटका की 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, राजस्थान की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8, उत्तर प्रदेश की 8, आसाम की 5 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1 और मणिपुर की 1 सीट पर चुनाव हो रहा है। पहले 89 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन बैतूल में जो बीएसपी के कैंडिडेट है उनके सडन उनके निधन के बाद अब उस पर चुनाव 7 मई को होगा, इसीलिए 88 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है और ये आज की ये वोटिंग जो है उसका परसेंटेज बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहा है, बहुत कुछ बताएगा। जैसे आपने 102 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी पहले चरण में 19 अप्रैल को, उसके बाद आपने देखा था तरह से एक एग्जिट पोल, प्रधानमंत्री के भाषणों से लोगों को पता चल गया और आम जनता इस पर बात करती हुई नजर आई कि अब इसीलिए ये हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 102 सीटों पर उनकी हालत खस्ता है और अब दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ये भी बहुत कुछ तय कर देगा कि आखिर तीसरे चरण और चौथे चरण में क्या कुछ होने जा रहा है। तीसरे चरण में गुजरात आएगा और ऐसे में आपको पता है कि 3 से 4 चरण ही हैं जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व है और अगर उनमें भी वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, खासतौर पर उन पॉकेट्स में जहां पर बीजेपी मानती है कि उसका वोटर है, तो आप समझ लीजिए कि फिर 4 जून को किस तरह के नतीजे आने जा रहे हैं। इसका इंतजार हम सबको तो होगा और उसके बाद क्या स्थितियां पैदा होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद सत्ता किसके हाथ में जाती है, कैसे सरकार बनती है, क्या कुछ स्थितियां पैदा होती हैं और फिर बीजेपी का रोल क्या होता है उसमें, वो सब चीजें देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव एक असाधारण चुनाव है। दीपक पाशपुर जी, आप कैसे देख रहे हैं स्थिति को फिलहाल? अगर हम इस चुनाव को मोदी काल के जो चुनाव है वहां से शुरू करें, 2014 में नरेंद्र मोदी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक तरह से आप मान के चलिए कि ये चुनाव था। मतलब मनमोहन सिंह के खिलाफ एक नया चेहरा लाया गया था, हालांकि सबको उम्मीद ये थी कि लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। तो वहीं पर से मोदी ने एक तरह से अपना एक मजबूत चेहरा पेश कर दिया था। लोगों के पास ये मैसेज गया था कि जो व्यक्ति अपने ही पार्टी में, अपने ही दल में 2 मजबूत लोगों को किनारे करके उम्मीदवारी पा सकता है, तो आप मान के चलिए कि वो कितना बड़ा नेता होगा। उसके बाद उनके पीछे एक गुजरात मॉडल की भी बात लेके वो आए थे और लोगों को बताया था कि गुजरात में, हालांकि बहुत गुजरात मॉडल की पोल तब तक नहीं खुली थी, तो उन्होंने ये बताया था कि जिस तरीके से गुजरात में मेरा विकास जो है बहुत सफल हुआ है, एक मॉडल दिया है, वैसे ही देश भर में लागू किया जाएगा। 2019 में आप देखिए
जिस समय पुलवामा कांड हुआ, बालाकोट हुआ, उस समय कौन था चेहरा? मोदी वर्सेस नन। मोदी और सामने में कोई भी नहीं, कांग्रेस का भी कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग को अंदर में तो विकल्प की बात खत्म ही हो गई थी, मान के चले थे कि मोदी के अलावा कोई नहीं। और उसके बाद फिर जो अगला जो हुआ, आज स्थिति यह है, कोई अगर इस चुनाव को बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करे भूषा जी, तो अब चेहरा जो है वो गौण हो गया है और विमर्श जो है वो सरफेस पे आ गया है, जैसा कि हर लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। चेहरे के आधार पर नहीं, विमर्श के आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आज उस स्थिति पे जो है वो भारत जो है खड़ा हो गया है। आज लोग मोदी वर्सेस राहुल गांधी भी नहीं देख रहे हैं, मोदी वर्सेस खड़गे भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन जो है, जिसके अंदर बहुत सारे महत्वाकांक्षी नेता थे, वो भी अब ये बात करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। असली बात है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना। अब कई बार ये भी बोल चुके हैं, अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं, राहुल गांधी भी बोल चुके हैं, हम कोई मोदी के खिलाफ नहीं है, हम इस ऐसी सरकार के खिलाफ है जो तानाशाही की ओर बढ़ रही है, जो देश के लोगों की जिंदगी को जो है वो दुश्वार कर रही है। तो अब दिक्कत यह हो गई कि जब तक ये चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, तब तक तो समस्या नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी के सामने असली समस्या आज के दिन में ये खड़ी हो गई है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, खींच खांच के इसको लाया गया है, बहुत बड़ी मेहनत करके लाया गया है। और निश्चित रूप से इसमें राहुल गांधी के कांग्रेस के साथ बहुत सारे उन दलों की भी साझेदारी है जिन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होना स्वीकार किया, बहुत सारे मतभेदों को खत्म किया। हालांकि कुछ सीटों पे बंटवारे को लेके हो सकता है अभी भी बात है, जैसे पप्पू यादव वाला पूर्णिया का मामला है, या बहुत सारे एन वक्त पे छोड़ के चले गए, काफी लोग चले गए कांग्रेस के लोग। उन सब चीजों के अलावा भी असली बात यह है कि आज भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को विमर्श की धरती पर टिका कर रखा हुआ है, उसके पैर बहुत मजबूती से जड़ करके रखे हैं। कई तरह के मोदी जो बात कर रहे हैं, अब ये होने लग गया है कि विमर्श के आधार पर जब चुनाव लड़ना शुरू हुआ है तो मोदी जी का संकट और जो है वो बढ़ गया है। अब आप देखिए न्याय पत्र को लेकर जिस प्रकार से बात हुई कांग्रेस के, खड़गे साहब तो कह रहे हैं, समय मांग रहे हैं पीएम मोदी साहब से कि शायद आपको जो है ये हमारा न्याय पत्र समझ में नहीं आया, आपको मुस्लिम लीग की छाया दिख रही है, इसमें मंगलसूत्र की बात हो रही है, तो आप हमें समय दीजिए, हम आपको न्याय पत्र को समझा देंगे। और मोदी जी जो है वो भागते फिर रहे हैं। यहां तक कि अब उनके लिए एकमात्र चारा यही रह गया है कि अपनी बातों पे किसी न किसी तरीके से टीका रहा जाए। कल उनकी बरेली में सभा हुई, आगरा में सभा हुई, उसके बाद एक शायद मुरैना में जो सभाएं हुई, वो उसी पे टिके हुए हैं कि कांग्रेस जो है आपकी संपत्ति को लूट लेना चाहती है। जी, आप कुछ रोकना? बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी जी दीपक जी। और दानिश अली जो कि अमरोहा से अभी सांसद भी हैं और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहां से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सेकेंड फेज में वोटिंग डाली जा रही है, जो 7 बजे से मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, किस तरीके से रुझान आपको मिल रहा है, किन मुद्दों पर वोटर्स टर्नआउट देख रहे हैं? बहुत अच्छा टर्नआउट हमारे यहाँ होगा और रुझान क्लियर है। जनता जो है देश में सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। जो पहले ये था ना एक कि बीजेपी दक्षिण में हाफ और दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, अब वो हाफ भी नहीं बची है पहले फेज के बाद। आज दूसरे फेज में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अमरोहा की जनता तो कम से कम दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। जब आप वोटर्स के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों पर वो इस बार मुखर हैं, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट डाल रहे हैं, क्या कुछ आपको बता रहे हैं? देखिए, सारे मुद्दे वही हैं। किसान परेशान है, नौजवान रोजगार न मिलने की वजह से बेहाल है, महिला गृहिणी जो है वो महंगाई से परेशान है, तो सारे इश्यूज हैं। बेरोजगारी का इशू है। आप तमाम बूथ पर जा रहे हैं, आपको ये भी मालूम चला कि कुछ बूथ पर आपने कहा कि ईवीएम नहीं चल रहे हैं, कुछ जगह पुलिस के मिसमैनेजमेंट सामने आई, किस तरीके से ये चीजें आप डील कर रहे हैं? आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, आपने बताया? हाँ, 1-2 जगह ईवीएम ना चलने की शिकायत आई थी, वो इन्फॉर्म कर दिया गया, वो एक जगह सॉर्ट आउट भी हो गया। और कुछ जगह जो लोकल पुलिस द्वारा एक वो बूथ में जाने से पहले आईडीज ये दिखाओ वो दिखाओ चेक करने का, तो वो उसको भी हमने रिपोर्ट किया है।
फर्स्ट फेज में जब वोटिंग हुई 8 सीटों पर तो 60% के आसपास मतदान हुआ। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जिला मुख्यालय पर भी तमाम जागरूकता अभियान चलाया गया। आप किस तरीके से वोटर्स से मिले तो जो मतदान है उसको ज्यादा से ज्यादा हम तो चाहते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि ये लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा अधिकार है मत देने का। तो हम जनता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान। क्या हीट वेव का भी कोई फैक्टर है? गर्मी की वजह से भी मतदाता रुझान कर रहे हैं यहाँ पर पोलिंग बूथ्स पर, ऐसा भी है क्या? नहीं, वो हीट वेव तो केंद्र सरकार की तरफ से है ही, तो उसका भी इफेक्ट है जो लोगों ने पिछले 10 साल में देखा है, तो वो भी इफेक्ट है। तो अभी आप दानिश अली को यहाँ पर सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता बदलाव के मूड में है और जनता के सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुंह बाए खड़े हैं, जिन पर वो वोट करने जा रही है और सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। कई जगहों से ईवीएम खराब की भी खबरें सामने निकल कर आई हैं, वो हम आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनकी भी किस्मत दांव पर है। संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, संविधान में अभी भी बहुमत है। ये झूठ फरेब के आधार पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक आरक्षण बना रहेगा, ये मोदी जी और गृह मंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। सर, आपके कैंडिडेट जो अपोजिशन में है वो पहले आपके साथ थे 4 महीने तक, वो जो दल बदलते रहते हैं, पुराने भी उनको दल बदल का अनुभव है, पहले भी एक दल बदल के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर चुनाव दल बदल के। कोटा की जनता है जो एयरपोर्ट की मांग को लेकर के करे, कनेक्टिविटी नहीं वो होना चाहिए, आपने भी कहा था कि वो बहुत जल्द होगा। निश्चित रूप से एयरपोर्ट बनेगा। राज्य सरकार ने 9 महीने तक एयरपोर्ट की जो क्लियरेंस थी उसके पैसे जमा नहीं कराए। भजन लाल जी सरकार ने आते ही 20 दिन में पैसे जमा करा दिए। अब एयरपोर्ट की डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। 25 के 25 सर 100% 25। तो अभी आप ओम बिरला को भी सुन रहे थे यहाँ पर, और साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं लोकतंत्र और संविधान की को लेकर सवाल उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये सारी कोरी अफवाहें हैं जो विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ओम बिरला को आपने सुना, उससे पहले आपने दानिश अली को सुना, और जाहिर सी बात है सब अपनी अपनी बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और अब 9:05 हो गए हैं, यानी कि 2 घंटे 5 मिनट का समय हो गया है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने आ जाएगी कि कितने % अब तक वोट हुआ है। और अमूमन सुबह के वक्त धीमा वोट ही देखते हैं हम वोटिंग परसेंटेज। जैसे जैसे दिन चढ़ता है लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बागपत में ईवीएम खराब होने की शिकायत जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है कि वहां पर ईवीएम जो है वो खराब पाई गई हैं। और इसके साथ साथ टीएमसी बोली है कि बंगाल में महिलाओं को वोटिंग से रोका जा रहा है। ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो इस तरह की शिकायतें विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पर ईवीएम खराब होने की बात है। और दानिश अली को आप सुन रहे थे, दानिश अली ने भी कहा कि कहीं ना कहीं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वोटिंग आईडीज जिस तरह से आईडी हैं वो जो चेक की जा रही हैं, आप पिछली बार भी देखा था कि 1 से ज्यादा आईडी जो है वो चेक की जा रही थी, और कैसे पुलिस वहां पर तैनात थी, खासतौर पे उन एरियाज में जहां पर मुस्लिम वोटर ज्यादा थे। और वो तस्वीरें हमने देखी थी जिसको लेकर कई बड़े और गंभीर सवाल उठे थे। अभी देखना होगा कि जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आएंगी कि वो किस तरह की तस्वीरें आती हैं। और अभी भी हम फिर से लोगों से अपील करेंगे कि अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी भी जुड़ गए हैं। शकील अख्तर जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। लगातार सुबह 6 बजे से हम चर्चा कर रहे हैं और हम ये ढूंढने की और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले फेज से दूसरे फेज की जब बात करते हैं तो कितना फर्क आ गया है, कितना पानी बह गया है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के भाषण दिए हैं, जिस तरह का रिएक्शन कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर दिया है, जिस तरह की भ्रांतियां वो फैला रहे हैं, जिस तरह के तथ्यों को वो एक तरह से तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं, यह सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा है कि झूठ परोस रहे हैं। उस सब की हम पड़ताल कर रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो 50 सीटें बीजेपी को मिली थी, यहाँ से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 21 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में गई थी, जिन 88 सीटों पर फिलहाल वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज आएगा वो भी ये बता देगा। और क्या शकील अख्तर जी,
फिर से हम इंतजार करें मोदी जी के और भाषणों का, क्योंकि पहले फेज के बाद ये कहा गया था कि जो भाषण होंगे वो एक तरह से रुझान और एग्जिट पोल को बताएंगे। क्या दूसरे फेज के बाद भी हमें ये वेट करना पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज कितनी और फिर उसके बाद मोदी जी के भाषणों में कितनी और किस तरह की तेजी आती है और किस तरह के उनके भाषण होते हैं, ये बता देगा कि आखिर जनता ने किस तरफ और किस तरह से वोट किया है। देखिए बुशरा जी, जैसे अभी आप ओम बिरला जी का बता रही थी, ओम बिरला कुछ समय पहले तक कोटा में बहुत ही मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे और खुद कांग्रेस में ये सवाल उठ रहे थे कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए। मगर आज स्थिति ये है कि बिरला जी को ये जवाब देना पड़ रहा है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण को वैसा का वैसे ही रखेंगे और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस का, वो क्या है और क्या नहीं है। कोटा के एयरपोर्ट का मुद्दा सुना भी आपने। ये कोटा के एयरपोर्ट का बहुत पुराना मुद्दा है। वहां पे पूरे देश से हजारों और हजारों से भी ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उसके ठीक बगल में झालावाड़ में एयरपोर्ट बन गया है। वसुंधरा राजे बनवा चुकी हैं। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत वहीं से चुनाव लड़ते हैं। खुद वसुंधरा भी वहां से जीत चुकी हैं, झालावाड़ से। और वो जो एयरपोर्ट है वो फंक्शनल नहीं है झालावाड़ का, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे अच्छे एयरपोर्ट में एक उसकी गिनती होती है। तो ये विकास की जो बात करते हैं बीजेपी वाले, वो इस तरह का विकास होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कोटा जहां चाहिए था वहां 10 साल में, 10 साल हो गए, 10 साल में मोदी जी या 5 साल बिरला जी को हो गए, बिरला जी वहां पे एयरपोर्ट नहीं बना पाए। और आज जो है वो वादा कर रहे हैं कि अब यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा। तो ये चीजें जो हैं अब जनता के दिमाग में हैं। अब जो भावनात्मक मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद, वो चलता नहीं दिख रहा है। पहले फेज के चुनाव का आपने जिक्र किया तो पहले फेज के बाद मोदी जी इसीलिए परेशान हुए कि उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी सामने आया। युवाओं ने नौकरी के नाम पे वोट दिए और मोदी जी उसी वक्त जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गए और कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने मुस्लिम लीग ढूंढ लिया। जब उन्होंने मुस्लिम लीग ढूंढा तो जाहिर है कि बाकी लोग भी ढूंढने की कोशिश करते, तो सबने कई कई बार पढ़ डाला उसको। मुस्लिम लीग तो उसमें कहीं मिला नहीं, लेकिन नौकरियों का जिक्र मिल गया। तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो नौकरी की बात की है, 30 लाख नौकरियां देंगे, सरकार बनते ही देंगे, कक्षा 1 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देंगे। और मोदी जी का भी घोषणा पत्र आ गया, उसमें तो ये बातें कहीं है नहीं है। मोदी जी या बीजेपी के दूसरे नेता आज भी जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की ही कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो अपने घोषणा पत्र पे लड़ती है कि दूसरे घोषणा पत्र पे लड़ती है, और उसमें से ढूंढ ढूंढ के वो चीजें ला रहे हैं जो उसमें है ही नहीं। वो कल हमने बताया था कि वो सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो चीज थी ही नहीं, जो है ही नहीं, वो तो लिखित डॉक्यूमेंट है, सबके पास है। हमने भी उस दिन दिखाया था, अभी दिखा देते हैं आपको हम। तो कहीं नहीं है उसमें, लेकिन वो सब चीजें वो ला के बता रहे हैं कि ये इसमें थी। अभी कल वो ले आए कि राजीव गांधी ने जो विरासत टैक्स है उसको इसलिए हटाया था कि इंदिरा गांधी की संपत्ति लेना चाहते थे। अरे इंदिरा गांधी के पास क्या था? सीने पे गोलियां खाई थी उन्होंने देश के लिए, और जिन राजीव गांधी की बात कर रहे हैं उन्होंने ही बम झेले थे अपने सीने के ऊपर। जनता के प्यार के अलावा इस परिवार के पास क्या था? सबको ये बात मालूम है कि इंदिरा गांधी ने कहा था जयप्रकाश नारायण से, जब हार गई थी इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने गए थे, पारिवारिक संबंध थे, आजादी की लड़ाई सब लोग साथ लड़े थे, कि अब बड़ी परेशानी हो गई होगी, आपका खर्चा कैसे चलेगा? तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि पापा की किताबों की रॉयल्टी बहुत आती है। अब वो किताबें भी जब्त कर ले नेहरू की। आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में अभी भी नेहरू की किताबों का नाम है।
बेस्ट सेलर जिसे कहते हैं, और उसकी रॉयल्टी इतनी आती है। पिछली बार हमने कहा था राहुल की एक शर्ट पे इन लोगों ने विवाद खड़ा किया था कि राहुल की शर्ट इतनी महंगी है, तो हमने कहा राहुल जाने कितनी ऐसी शर्टें खरीद सकता है, उसको अपनी तनख्वाह तो एमपी होने की मिलती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके फोर फादर की, नेहरू की रॉयल्टी इतनी आती है किताबों की। तो नेहरू की रॉयल्टी आप जब्त कर लो, कर सकते हो, आप किताबें भी जब्त कर लो सारी की सारी नेहरू की, जो उन्होंने जेलों में लिखी हैं, जो आजादी के आंदोलन के लिए लिखी हैं, जो भारत का इतिहास लिखा है उन्होंने। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इंदिरा गांधी को लेटर लिखे थे पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए की जा रही हैं कि लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करें, लोग महंगाई पे बात नहीं करें, लोग सरकारी शिक्षा की वापसी की बात नहीं करें। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, हमने बताया अभी, कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री शिक्षा, और साथ में और लिखा है क्या कि जो पढ़ाने वाले हैं, फ्री शिक्षा तो जब होगी जब पढ़ाने वाले अच्छे हों, तो जो शिक्षक हैं उनसे गैर शैक्षणिक काम नहीं लिया जाएगा, वो सिर्फ टीचिंग का काम करेंगे। और ये भी लिखा है कि जो अनुबंध के आधार पे नौकरी दी जाती है मास्टरों को, कॉन्ट्रैक्ट, वो खत्म करके पक्की नौकरी, ताकि मास्टर को, टीचर को, शिक्षक को अपनी पढ़ाई और पढ़ाने के अलावा कोई और काम नहीं हो। ये सब बातें मोदी जी के घोषणा पत्र में तो है नहीं है, इसलिए ढूंढ ढूंढ के रोज एक से एक नई बातें लाते हैं कि ये कहा था, वो कहा था, जिसका जनता से कोई संबंध नहीं। आप देखिए कि अभी जो बात ओम बिरला जी कर रहे थे, तो उन्हें आरक्षण पे अपनी सफाई क्यों देना पड़ रही है? क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है। कल जो ये डीबी लाइव ही उस इंटरव्यू को दिखा रहा था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, और जिसमें वो कह रहे थे राजीव जी के साथ जो इंटरव्यू था कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो संविधान को है, और ये लड़ाई उसी की है, ये साधारण चुनाव नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, वो बहुत सही कह रहे थे। तो संविधान पे खतरे से मतलब क्या है? संविधान पे खतरे से मतलब है आरक्षण के खात्मा, और ये जनता समझ गई है। ये दलित, आदिवासी और पिछड़ा समझ गया है। और आरक्षण कौन सा खत्म करना चाहते हैं? ये लोग सोचते हैं कि खाली नौकरी का, ना, नौकरी का भी, जो शिक्षा में है वो भी, और जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो भी, हर तरह का आरक्षण खत्म। तो आप समझ लीजिए कि समाज का जो कमजोर वर्ग है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी आधार पे आरक्षण दिया था कि वो समाज के दूसरे वर्गों के साथ चल पाए, खत्म हो जाने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी? असली लड़ाई ये है। और इससे डाइवर्ट करने के लिए वो मुस्लिम लीग ला रहे हैं, वो ये ला रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस। अरे कांग्रेस का शासन तुम कहते हो 70 साल रहा, और ये भी साथ में सवाल करते हो कि 70 साल में क्या किया? तो भाई साहब 70 साल में यही किया कि कोई मंगलसूत्र छीना नहीं गया। आप कहते हो मंगलसूत्र छीन लेंगे, मतलब आप 10 साल में लोगों को इतना कमजोर कर चुके हैं कि वो अपना मंगलसूत्र छीन जाने देंगे। 10 साल से पहले तो ये बातें होती नहीं थी मंगलसूत्र छीनने की। तो 10 साल में क्या कमजोर कर दिया आपने देश की जनता को कि कोई उसका मंगलसूत्र छीन के ले जाएगा और दूसरे को दे भी देगा? वाह भाई वाह। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। अभी आज के अखबार में बहुत कम छपी है, लेकिन इंटरनेशनल अखबारों में सब जगह छपा है कि अमेरिका ने भारत के मानवाधिकारों पे बहुत गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है, और साथ ही फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे, कि वो लगातार कम होती जा रही है। कल ही हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को देश छोड़ने को बाध्य कर दिया, और जो विदेशी पत्रकार यहाँ पे हैं, काम करते हैं, उन्होंने कभी ऐसे लिख के नहीं देते, उन्होंने अपने साइन से एक मेमोरेंडम दिया जी यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में काम कर रहे हैं विदेशी अखबारों के, एजेंसियों के, टीवी चैनलों के, कि हम इसका विरोध करते हैं।
कि आप चुनाव के टाइम में एक पत्रकार को देश से बाहर कर रहे हैं। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी लिखा, बाकी पत्रकार संगठनों ने भी लिखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, देखिए विदेशों में हमारी छवि बहुत खराब होगी, दुनिया भर में ये कहा जाएगा कि भारत, खुद मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत जो लोकतंत्र की जननी अपने आप को कहता है, वहां पे लोकतंत्र को कवर नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बुशरा जी बहुत चिंताजनक हैं और ये चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होगा। मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लें कि ये हिंदू मुसलमान पर चला जाए, मगर अब ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं जाएगा। इसका जो है टोन जो है वो सेट हो चुका है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर लग रहा है और ये जमीन पर भी हकीकत पूरी तरीके से बयां है कि ये चुनाव जो है वो किसी भी तरीके से तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद भी कम्युनल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कम्युनल ग्राउंड पर लोग वोट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के वो तमाम एजेंडे जिसमें वो माहिर हैं, भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम चीजें जिनमें वो माहिर हैं, जिनके बिना पर वो 2014, 2019 में सत्ता पर काबिज हुए और उनको लग रहा है कि 2024 में भी वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, या फिर विधानसभाओं के हुए चुनावों में जो उनको कामयाबी मिली, उनको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको वो कामयाबी हासिल हो जाएगी। जब जब घबराते हैं मोदी, जब जब भारतीय जनता पार्टी घबराती है, तो वो फिर से हिंदू मुसलमान का वही एजेंडा सामने लेकर आती है जो हमने पहले चरण के चुनाव के बाद देखा। जिस तरह के भाषण दिए गए, वो तमाम भाषणों में एक भी भाषण में ना तो अब 400 पार की बात है, ना ही 370 पार की बात नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हकीकत उनके बिल्कुल खुल के पूरे सामने, पहले भी उनके सामने थी, लेकिन एक शगुफा छोड़ने की, एक जुमला छोड़ने की उनकी आदत है और एक तरह से एक वो फेक बबल जो है वो अपने लिए तैयार करते हैं, एक एजेंडा, एक टोन सेट करते हैं अपने गुलाम जो मीडिया है उसके लिए, ताकि वो उनकी ढपली, उनका राग जो है वो बजाती रहे। लेकिन अब कुछ भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार गुलाम जो पत्रकार है, जो मीडिया है, जब सड़कों पर लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, सभाओं में भीड़ नहीं है, कुर्सियां खाली हैं, ये सब कुछ बता रहा है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, किन मुद्दों पर जा रहा है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से पूरे तरीके से त्रस्त है। ये जितना चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है, उतना ही चुनाव ये बेरोजगारी और महंगाई से निजात पाने का भी है। ये साफ तौर पर लग रहा है। आप किसी से भी पूछिए, आप माइक लगाइए लोगों के आगे और पूछिए कि आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, तो लोग सबसे पहले बेरोजगारी की बात करते हैं और कहते हैं कि पूरी तरीके से विफल ये सरकार हो गई है। और अगर हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, छात्रों का कहना है, और पेपर लीक हो जाते हैं, तो लगभग हर मुद्दे पर विफल होती हुई सरकार नजर आती है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे हम अब बॉर्डर्स की बात करें, चीन लगातार किस तरह से आंखें दिखा रहा है और वो सैटेलाइट की वो तस्वीरें जिसको विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी सबके सामने है। तो हर फ्रंट पर ये सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। ये अब पूरी तरीके से खुलकर सामने, और ऐसे वक्त में ये चीजें सामने आ रही हैं जहां पर आप ये देखिए कि एक मीडिया, जो बड़ा तबका है मीडिया का, वो सरकार के कदमों में बैठा हुआ है। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसीज हैं जो किस तरह से विपक्ष को लेकर को टारगेट करती हुई नजर आती हैं। दो मुख्यमंत्री, एक अपूर्व हो गए और एक मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में है। बड़ी तादाद में जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जेल में है, नेता जेल में है, और ऐसी स्थिति में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। असाधारण स्थितियां हैं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उस सब के बावजूद भी अगर विपक्ष अपनी एक टोन सेट करता हुआ नजर आ रहा है, अगर विपक्ष के एजेंडे पर ये चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी कामयाबी का सेहरा विपक्ष पर बनता है। और सबसे ज्यादा इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, एक नहीं दो यात्राएं की, पूरा देश उन्होंने कवर किया और उस देश में उन मुद्दों को उठाया जो जनता के मुद्दे थे, और लोगों को लगा कि ये उनके पास ऑप्शन है, एक मजबूत ऑप्शन है इंडिया गठबंधन का, जिसकी तरफ वो जा सकते हैं। और राहुल गांधी का वो ट्वीट जब से कुछ देर पहले उन्होंने किया, वो मैं दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहूंगी एक बार फिर से, जहां उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे इस ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा
कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की होगी। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आज अपने घर से बाहर निकले, संविधान का सिपाही बनकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करे। वोट फॉर इंडिया हैशटैग के साथ ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया है। ये साफ तौर पर ये बताता है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान का है। बार बार ये बातें लगातार तमाम मंचों से कही जा रही हैं। हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी को दिए इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इन तमाम बातों को एक बार फिर से कहा है और उस इंटरव्यू में तमाम तरह की जो सवाल है उनका जवाब उन्होंने दिया है। आप लोगों से, मैं दर्शकों से कहूंगी कि उस इंटरव्यू को आप जरूर सुने और देखें और शेयर भी करें ताकि वो बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दीपक पाशपोर जी, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन दोनों जगहों की मैं बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपने वहां की सियासत को बहुत बारीकी से देखा, परखा और जाना है। पिछली बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में आप कितना फर्क देख रहे हैं? फर्क ये भी है कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उसके बावजूद भी वहां पर उसके लिए स्थितियां उस तरह की बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जिस तरह से जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है विपक्ष की, वो साफ तौर पर ये बताती है कि वहां पर एक सिंपैथी वेव है, चाहे वो हम बात करें शरद पवार की या फिर हम बात करें उद्धव ठाकरे की। दीपक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। महाराष्ट्र, जी जी, देखिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो दोनों राज्यों के जो चुनाव और इस समय जो स्थितियां हैं उसमें बड़ा फर्क है। महाराष्ट्र को हम मान के चल रहे हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वन ऑफ द की स्टेट्स जो निर्णय करने जा रहे हैं या निर्णय को बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित करने जा रहे हैं। सीटें भी ज्यादा हैं, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीटें वहां पर हैं। उसके बाद वहां पर जो पिछले दिनों कुछ जो परिस्थितियां हुई, शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा गया, शरद पवार का गुट अलग हो गया, अजीत पवार का अलग हो गया, और उसके साथ ही साथ शिवसेना के ये इसके बहुत डिटेल्स में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों से हम वाकिफ हैं। छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो है विमर्श वैसा ही यहाँ पर प्रभावित कर रहा है यहाँ के लोगों को, जैसा कि बाकी जगह पर भी कर रहा है। अब लोग ये पूछने लगे हैं कि पिछले 5 सालों में जो भूपेश बघेल की सरकार थी उसके दौरान ऐसा क्या बहुत बुरा काम हो गया कि उसको आपको हटाना पड़ गया? ये लोग अब कह रहे हैं। आप याद कीजिए उस समय दोनों की जो घोषणा पत्र थे, दोनों के बारे में जब बात की गई थी, कांग्रेस ने जो है वो 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान का एमएसपी तय किया था। उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 3100 का किया, 3100 का। उसी प्रकार कांग्रेस ने कहा कि हम वैसे ही कर्ज माफ कर देंगे आपका जिस प्रकार से हमने 2018 में किया था। इसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। इसके बावजूद जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि वैसी थम्पिंग मेजॉरिटी उसे नहीं मिली जैसी कि कांग्रेस को 2018 में मिली थी, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि ज्यादा उनको सीटें मिली और सरकार उनकी बनी और कांग्रेस हार गई। लेकिन यहाँ पर जो है विमर्श जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग जो विमर्श जो ये चल रहा है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, प्लस इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मामला है, जो चीज पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो प्रभावित कर रही है, उसी का इम्पैक्ट जो है कांग्रेस का भी यहाँ पर भी पड़ता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है और सर्वे भी ऐसा बोल रहे हैं कि पहले जो स्थिति थी, मतलब केवल 2 कांग्रेस के पास और 9 भारतीय जनता पार्टी के पास जो थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वैसी स्थिति कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है, कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो रही है। और एक मोटा अंदाज ये है कि 4 से 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस रीगेन पा सकती है और 9 के मुकाबले बीजेपी की सीट कम हो सकती है, ऐसा हो सकता है। भूपेश बघेल खुद भी इस समय चुनाव में है, राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले जो है डॉक्टर ज्योत्सना महंत जो है वो कोरबा में जो है वो पहले से सांसद हैं कांग्रेस की। उसके मुकाबले सरोज पांडे जो एक बड़ी नेता थी भारतीय जनता पार्टी की, वो वहां पर लड़ रही हैं। अब अभी देखते हैं कि इसके पहले का जो चरण था 19 अप्रैल का, उसमें बस्तर का चुनाव हो गया है, 3 आज हो जाएंगी और आगे जो बची हुई जो है उसमें क्या होता है अगले 7 सीटों में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले राउंड में जो बात कर रहा था बुशरा जी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का संकट यह है कि अब लड़ाई जो है वो चेहरों की बजाय
मूलभूत मुद्दों पे आ गई है, लोगों के बुनियादी सरोकारों से अब जो है इसको देखा जा रहा है। अब मोदी जो है बार बार जो ये चीजें ला रहे हैं, मंगलसूत्र ला रहे हैं, उसके बाद वो विरासत कर ला रहे हैं, कल जो उन्होंने बरेली, आगरा और एक जगह शायद दो तीन जगह उन्होंने मुरैना में भी उन्होंने प्रचार सभाएं की, वो वापस फिर उसी मुद्दे पे आ गए हैं कि राजीव गांधी ने इसलिए विरासत कर हटा दिया क्योंकि इंदिरा गांधी की संपत्ति लेना चाहता था वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए इसका असर जो है, अब ये बातें कहने वाले सिवा मोदी और शाह के और कोई नहीं रह गया है। बाकी सारे लोगों को अपनी अपनी सीट बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन सबको पॉजिटिव बातें करनी पड़ रही हैं। वो विकास की बातें कर रहे हैं, जैसे ओम बिरला साहब बता रहे हैं कि एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आके खड़े हो जाएंगे तो संविधान को नहीं बदला जाएगा, आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। मोदी जी जो है वो अकेले छूट गए हैं और इसका असर जो हो रहा है उनके अपनी पार्टी पर भी हो रहा है। उनके कुछ सहयोगी दलों के मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि शिरोमणि अकाली दल जो बादल गुट है, उन्होंने कहा है इस मामले में, मंगलसूत्र वाले मामले में और हिंदू मुस्लिम वाला जो नैरेटिव चला रहे हैं मोदी जी, उन्होंने उसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे स्तर का जहर और नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद AIADMK अन्ना द्रमुक जो पार्टी है, उनके जो महासचिव है उन्होंने भी इसका विरोध किया है और मोदी जी की उन्होंने भी आलोचना की है। ओवैसी ने इसकी आलोचना की है। कल किशनगंज में कल उनकी कोई सभा थी, वहां उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम का जो मामला कर रही है ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो इसके बारे में इतना लिखा जा रहा है कि कम से कम 10-12 जो वेबसाइट्स हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ऐसे कई अखबार है जिन्होंने इस बात की आलोचना की कि भारत में जो चुनाव हो रहा है उसका आधार जो है वो मुद्दे नहीं, इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम हो चुके हैं। वहां पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है अमेरिका में, उसने जो बाइडेन का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने कहा है कि वो देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर भारत में किस प्रकार से चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम केंद्रित हो गया है और मुस्लिमों के खिलाफ जो है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे जहर उगला जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की तो छोड़िए, मोदी जी पता नहीं कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन भारत की छवि को जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान है और अभी लोगों के ध्यान में ये बात आ रही है। इसलिए लोग धीरे धीरे जो है मोदी से अलग हो रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग हो रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो इस प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो कम से कम पॉजिटिव बातें उन्होंने करना शुरू कर दिया है और एक तरह से किनारा कर लिया इन चीजों से। तो ये मोदी का दूसरा बड़ा संकट है और ये बात सही है कि अगर 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे और मोदी जी जो है वो हारे चाहे जीते वो नितांत एकाकी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है बुशरा जी। ये सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की भी है और मोदी जी की भी। जी बिल्कुल। और हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और 2.5 घंटे एग्जैक्टली हो गए हैं, 9:30 बज रहे हैं फिलहाल। वोटिंग शुरू हो गई है और अब से कुछ देर में चुनाव आयोग के आंकड़े भी हमारे सामने होंगे कि वोटिंग परसेंटेज इन 3 घंटों में कितना रहा है। 7 बजे से शुरुआत हुई, 10 बजे के आसपास हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से परसेंटेज जो है हमारे सामने आ जाए। जिन 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में जहां आज वोटिंग हो रही है, जिन 88 सीटों पर, आप इन राज्यों को किस तरह से और कितना महत्वपूर्ण किस पार्टी के लिए ज्यादा मानते हैं? इसमें राजस्थान है, इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटका है, इसमें उत्तर प्रदेश है। कैसे देख रहे हैं आप इसको प्रशांत जी? और पहले से और दूसरे चरण के मुकाबले अगर कंपेयर भी किया जाए तो किस तरह से आप इसको कंपेयर करेंगे? आज के चुनाव के बाद, आज की पोलिंग के बाद 190 सीटों पर चुनाव हो चुका होगा। अब इसको हम फेज वाइज अगर हम देखते हैं तो पहले फेज की आप चर्चा कर रही थी, पहले फेज में इंडिया गठबंधन को क्लियर कट मेजॉरिटी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है कि उन 102 सीटों में 40 सीटें तमिलनाडु से थी जहां पे बीजेपी 0 थी या एनडीए 0 थी। अब उसके बाद आप देखिए कि बाकी जगह पे भी, चाहे उत्तर प्रदेश आप देखें या और राज्य देखें, महाराष्ट्र देखें, सब जगह बीजेपी नीचे आएगी।
तो वो क्लियर कट मेजॉरिटी दिख रही है। और आज के चुनाव में जो आज 88 सीटों पे हो रहा है, इसमें केरल में 20 सीटें हैं, फिर से वहां पे बीजेपी 0 रहेगी। तो और पिछली बार भी वो 0 थी। रुद्र, अब अगर आज के चुनाव में जिसमें आप लिख रही हैं कि 50 रुद्र, सीट बीजेपी हाँ, मैं को, ये कह मेरी जानकारी में शायद 54 सीटें हैं, एनीवे अखबारों में 54 सीटें आया है। तो इन 50 को भी अगर हम मान लें तो 68 सीटें बचती हैं आज के में, जिसमें 50 सीटें थी। इस बार कर्नाटका में बीजेपी को काफी बड़ी चुनौती है। जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को 10 से 11 सीट ही मिलती दिखाई देती हैं, जो कि पिछली बार 28 में से 25 सीटें थी। इस तरीके से पिछली बार देखिए राजस्थान में जाट बेल्ट में चुनाव हुआ था, जिसमें कि माना जा रहा है कि काफी नुकसान बीजेपी को हुआ है। आज भी राजस्थान की जो सीटें हैं उनमें बीजेपी 13 सीटों में शायद आज चुनाव है। तो और राजस्थान आज कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान का चुनाव। तो राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस की टक्कर है बीजेपी से, काफी मजबूत टक्कर है। तो जहां पे राजस्थान में 100% एनडीए था, इस बार वहां से नीचे जाएगा। तो कुल मिला के आज के भी पोलिंग में बीजेपी 88 सीटों में मेजॉरिटी क्रॉस करती हुई नहीं दिखाई देती है, अगर आप तमाम एनालिसिस और सर्वे और वोटिंग ट्रेंड को देखें। एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए पहला फेज में बहुत खामोशी थी, वोटिंग परसेंटेज भी 6 से 8% नीचे गया। उत्तर प्रदेश में कई जगह तो 8% भी नीचे गया। माना यह जा रहा है कि बीजेपी का मतदाता बाहर नहीं निकला और इस वजह से बहुत बेचैनी बीजेपी के कैंप में दिखाई दी, नरेंद्र मोदी के कैंप में दिखाई दी। वो अचानक हिंदू मुस्लिम पे आ गए फर्स्ट फेज खत्म होते ही। और आज के बाद देखिए कि क्या होगा। एक जो पहले फेज में खामोशी थी और दूसरे फेज के पहले जो हम परिवर्तन देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब बोलने लगे हैं। कई सारे युवा, खासकर महिलाएं, कैमरे के सामने आके मीडिया में बोलने लगे हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट, चुनाव रिलेटेड पोस्ट की बाढ़ आ गई है। बहुत सारे नए फैक्टर्स आ गए हैं। और इस बीच भारत के इतिहास में, चुनावी इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मामला बना है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक अभी तक किसी और प्रधानमंत्री के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का मामला नहीं बनता था। सभी प्रधानमंत्री चुनावों में जाते हैं, रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सिर्फ रैलियां करते हैं। लेकिन किसी के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं का मामला नहीं बना। चुनाव आयोग इसमें क्या करता है ये हम देखेंगे। बहुत उम्मीद उनसे नहीं है चुनाव आयोग का जिस तरीके का रवैया है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरह सुनवाई नहीं की जाती है। जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उसी से चुनाव आयोग जवाब मांगता है, उसके पार्टी अध्यक्ष से चुनाव नहीं मांगता है। इलेक्शन में जहां पोलिंग हो रही, राजीव जी शायद अभी वोट डाल के आए हैं, जहां पे पोलिंग होती है वहां पे इलेक्शन कमीशन का कैमरा भी होता है। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर होते हैं। रैलियों में भी स्टार प्रचारक का सिस्टम क्यों आया? पहले तो कोई भी रैली करता था, स्टार प्रचारक का इसलिए सिस्टम आया कि इलेक्शन कमीशन को पता है कि किस पार्टी से कौन व्यक्ति कहां कब रैली कर रहा है। वो शेड्यूल जाता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को जाता है तो उस रैलियों में चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर होता है जो अपनी रिपोर्ट देता है। तो पार्टी अध्यक्ष से पूछने की क्या जरूरत है? आपके पास सब कुछ है, रिकॉर्डिंग है, आपकी अपनी रिकॉर्डिंग, आपको मीडिया की रिकॉर्डिंग पे निर्भर नहीं होना है।
आपकी अपनी रिकॉर्डिंग है, आपका अपना ऑब्जर्वर है, आपके सामने कंप्लेंट है। इस पे मुकदमा लगाने की और पंचायत लगाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक नई परिपाटी शुरू की है मामले को टालने की। अब बहुत उम्मीद नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज के इलेक्शन को देखकर लग रहा है, जैसा अभी शकील जी भी कह रहे थे और दीपक जी भी कह रहे थे, कि हिंदू मुसलमान का कार्ड अब चलता नहीं दिखाई दे रहा, लोग उकता गए हैं। दूसरी बात कि आप शुरू से लेकर अंत तक मोदी साहब की जितनी भी स्पीचेस हैं, जिन पे हेडलाइन बनती है, जिन भाषणों के जिन हिस्सों पर हेडलाइन बनती है जो मीडिया और सोशल मीडिया में आता है, उसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं दिखाई देगा आपको जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने 10 साल ये किया और हमको तीसरी बार इसलिए चुनो, ये हमारे कार्यक्रम है, आर्थिक मामलों पे हम ये करेंगे, नौकरियों के मामले में ये करेंगे, महंगाई हम ऐसे कम करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के मामलों पे हम ये करेंगे। एक रस्म अदायगी वाला मैनिफेस्टो जरूर आ गया है, वो भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 2 सप्ताह के बाद। और प्रधानमंत्री लगातार अपने मैनिफेस्टो की जगह कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को वो मैनिफेस्टो के हवाले से बोल रहे हैं जो मैनिफेस्टो में है नहीं। जब उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम लिया तो लाखों लोगों ने उस मैनिफेस्टो को पढ़ा, ये देखने के लिए कि मुस्लिम लीग का नाम कहाँ है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार भी इन्होंने काफ़ी किया। तो अब जिस तरीके का अभी तक वोटिंग टर्नआउट का सुबह 2 घंटे का अपडेट नहीं आया चुनाव आयोग की वेबसाइट में, उनके ऐप में, जैसे ही आएगा तो हम लोग एक नए सिरे से उसकी विवेचना करेंगे। और एक आखिरी बात, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि 2 पार्टियां जो एनडीए के गठबंधन की पार्टियां हैं, यानी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार, ये दोनों वो पार्टियां हैं जिन्होंने पहले अपनी पार्टी के दम पर एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, ना बीएमसी का, ना विधानसभा का, ना लोकसभा का। तो ये पहला चुनाव है उनका, और ये फार्म हाउस में बनी पार्टियां हैं या पार्टी को तोड़ के बनी पार्टियां हैं। अब देखना है कि जनता इनको कितना स्वीकार करती है कि नहीं करती है। जहाँ तक मेरा फीडबैक है, जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। और पिछला इतिहास भी बुशरा जी ये बताता है, बहुत से दर्शकों को नहीं मालूम होगा, शकील जी बहुत सीनियर, इनको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी ने एक बार एनटी रामाराव की सरकार गिरा दी थी, गवर्नर थे रामलाल, और एक अपने जो पिट्ठू को और एनटी रामाराव के रिश्तेदार को ही मुख्यमंत्री बना दिया था, जिनका नाम था भास्कर राव। भास्कर राव ने पार्टी बनाई, चुनाव हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भास्कर राव की पार्टी का एक भी कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाया। तो जनता इस तरीके के चीज़ों को स्वीकार नहीं करती है। शकील जी को याद होगा कि जम्मू कश्मीर में भी ये हो चुका है, गुलाम मोहम्मद शाह बने थे और गुलाम मोहम्मद शाह को की पार्टी को भी एक भी सीट नहीं आई, तो मेरे ख्याल से जमानत भी नहीं बची थी उनकी भी। तो ये तोड़ फोड़ से बनी पार्टियों को जनता स्वीकार नहीं करती है। अलग चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अब उनके कंधे पर चुनाव महाराष्ट्र का लड़ रही है। बिहार में स्थिति नीतीश कुमार की इतनी खराब है कि उनके अपने जो कैंडिडेट हैं उनकी उम्मीद भी नरेंद्र मोदी से ही है, वो नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं लगाए हुए हैं। तो इसलिए आज का जो 88 का जो मतदान अभी हो रहा है, रुझान देखेंगे हम, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। लेकिन आज के 88 में, यानी एक बार मैं रिपीट कर दूं कि पहले फेज में एनडीए को क्लियर कट मेजॉरिटी दिखाई दे रही है,
क्योंकि तमिलनाडु की 40-39 सीटें भी उसमें हैं। इंडिया को आज केरल की 20 है। जी इंडिया जी सॉरी, हाँ, इंडिया गठबंधन की। अब अगर आज की 20 को मिला लें तो ये 68 सीट में 50 का स्कोर आप दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत चुनौतियां हैं। तो आज भी मेजॉरिटी के लिए आज के फेज में भी बीजेपी संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। जी तो और हाँ बुशरा जी, जी राजीव जी, आप कंटिन्यू कंटिन्यू करिए। कीजिए। ओवर नाउ जी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और डीवी लाइव चैनल के 6 मिलियन आज सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए पूरी टीम को और हमारे तमाम, पूरी टीम से ज़्यादा हमारे तमाम साथी जिन्होंने मिलकर इस 6 मिलियन के आंकड़े को पार किया है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उन सबका कि आप लोगों का ये साथ, स्नेह, प्यार बना रहे। और दूसरी बात, यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बाएं साइड में बीच बीच में आ रहा है, और टर्नओवर 9 बजे तक के आंकड़े अब आ चुके हैं। 9 बजे तक के आंकड़े जो हैं वो आप उधर पूरे पॉइंट में नहीं देख रहे हैं, लेकिन इधर पॉइंट के साथ मैं बता रहा हूं। असम में 9.71% है, बिहार में 9.8% वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में 15 यानी 15.42%, जम्मू कश्मीर में 10.39%, फिर कर्नाटक में 9.21%, केरला में 11.98%, मध्य प्रदेश में 13.82%, महाराष्ट्र में 7.45%, सबसे कम महाराष्ट्र में अभी तक 9 बजे तक 7.45%, मणिपुर में 15.49%, राजस्थान में 11.77%, त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा हमेशा की तरह 16.65%, उत्तर प्रदेश में 11.67%, इसमें से एक योगदान मेरा भी है, और वेस्ट बंगाल में 15.68%। शायद ये योगदान शकील अख्तर जी का भी होगा थोड़ी देर में। या डाल के आ गए हैं शकील जी वोट? अभी जाएंगे, डाल दिए, अभी जाते हैं। अच्छा, अभी जाते हैं, जाएंगे भी जी, जाएंगे भी। तो बिल्कुल, तो ये योगदान जो है ये बढ़ा अपना वो करते रहिए। देखिए मैं वोट डाल के आ गया हूँ, लेकिन इधर ब्रेकिंग न्यूज, पोलिंग बूथों के बाहर अब लगने लगी हैं कतारें, और दूसरे चरण की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है, और ये शुरू 7 बजे से हो चुकी है और कतारें लग रही हैं। 9 बजे का समय है। त्रिपुरा में लगभग 17% मतदान, और जैसा बताया सबसे ज़्यादा मतदान त्रिपुरा में अभी तक। पश्चिम बंगाल में भी लगभग 16% मतदान हुआ है, और ऐसे ही अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। 13 राज्यों की 88 सीटों पर सबसे ज़्यादा पोलिंग जो वाला जो स्टेट है वो है त्रिपुरा, जहां अब तक सबसे ज्यादा लगभग 17% की पोलिंग हुई है। 16.65% की पोलिंग त्रिपुरा में, और पश्चिम बंगाल में लगभग 16% यानी 15.68% की पोलिंग पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अलावा उत्तर प्रदेश में 11.67%, राजस्थान में 11.77%, मणिपुर में लगभग 15.5%, 15.49%, महाराष्ट्र में सबसे कम अभी तक की पोलिंग 7.45%, मध्य प्रदेश में 13.82%, केरल में 11.98%, कर्नाटक में यहाँ भी कर्नाटक में भी कम है 9.21%, जम्मू कश्मीर में 10.39%, छत्तीसगढ़ में 15.42%, बिहार में 9.84%, असम में 9.71%। यानी ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप लगातार हमारे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और दूसरे चरण का मतदान, और इस दूसरे चरण में सेकेंड फेज में दोस्तों आप जानते हैं कि सेकेंड फेज बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि पहले फेज में कोई पार्टी पिछड़ गई होगी, कोई पार्टी आगे रही होगी, और सबको ये उम्मीदें लगी हैं कि ये सेकेंड फेज अगर उसमें जिस जो पिछड़ा है वो आगे निकले, और जो आगे था वो और आगे निकले, ताकि आगे जो अब 5 फेज की पोलिंग और बचती है, उस 5 फेज में उसे और आगे निकलने का मौका मिले। तो ये
आज शाम तक पता चल जाएगा और ट्रेंड भी पता चलेगा कि वोटिंग के परसेंट के अलावा, प्रतिशत के अलावा लोगों का ट्रेंड क्या रहा है, लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ रहा है, ये सब कुछ भी धीरे धीरे पता चलता है। हालांकि आप जानते हैं एग्जिट पोल जो है वो 1 जून से पहले आप नहीं दे सकते। 1 जून को भी 5 बजे शाम के बाद, 5 नहीं बल्कि 6 बजे शाम के बाद, क्योंकि 6 बजे पोलिंग खत्म होती है और उसके बाद आप एग्जिट पोल देंगे 1 जून को। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल्स हो रहे हैं, यानी कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये हम आप तक पहुंचाते ही रहे हैं। हमारे साथ देखिए 3 साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और अपने अपने घरों से जुड़े हुए हमारे 2 साथी शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी हैं और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महामुकाबला किस किस के बीच है, यानी कि जो सीट्स, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो आप महामुकाबला जो राइट साइड हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस पर बना हुआ है। अमरावती की सीट में नवनीत राणा भाजपा की और बलवंत वानखेड़े कांग्रेस से आमने सामने हैं। और नवनीत राणा का एक बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मोदी लहर नहीं है। ये बयान उनका काफ़ी चर्चा में रहा था। ऐसे ही बाड़मेर जहां ट्रायंगुलर मुकाबला है, धारवाड़, ये राजस्थान की बात हो रही है, धारवाड़। इधर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा, महेंद्र सिंह नागर, ये दोनों आमने सामने हैं। और जम्मू कश्मीर में से जम्मू जो है सीट, वहां भी आमने सामने के, एक ही सीट आमने सामने का मुकाबला ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल। और प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आए बीजेपी से, दोनों आमने सामने हैं। फिर ऐसे ही मांड्या कर्नाटक, इधर मथुरा में हेमा मालिनी के सामने मुकेश डांगर हैं और ये काफ़ी यहाँ भी रोचक मुकाबला है, लेकिन ट्रायंगुलर है। मेरठ में अरुण गोविल सुनीता वर्मा के सामने और बीएसपी से देवव्रत हैं। और फिर इधर नांदेड़ आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र, पीजी चिखलीकर और वसंतराव चौहान के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। और ऐसे ही तमाम अलग अलग राज्यों के जो महामुकाबला, यानी कि जो हाई प्रोफाइल सीट है, जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसमें से एक सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल अगर सीट कहें तो वो है वायनाड। वायनाड में ट्रायंगुलर मुकाबला है क्योंकि वहां पर राहुल गांधी हैं। अगर इस फेज का सबसे बड़ी सीट अगर कोई कही जाए, मानी जाए, तो शायद यही है वायनाड। शकील अख्तर जी, क्या सही कह रहा हूं? वायनाड सीट सबको इस पर नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वायनाड पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि वायनाड का मतदान हो जाने के बाद क्या कांग्रेस जो है अमेठी रायबरेली के सीटों की घोषणा करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जहां तक वायनाड का सवाल है तो वहाँ निगाहें तो सबकी टिकी हुई हैं, लेकिन राहुल की जो अच्छी स्थिति है उसको लेकर शायद ही किसी